रात के 2 बजे थे। जब पूरी दुनिया चैन की नींद सो रही थी, तब भोपाल की हवा में मौत अपना जाल बिछा रही थी। क्या आप सोच सकते हैं कि एक मामूली सी लापरवाही हजारों मासूमों की सांसें हमेशा के लिए छीन सकती है? यूनियन कार्बाइड की उस फैक्ट्री से निकली जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस ने शहर को एक ऐसे कब्रिस्तान में बदल दिया जहां लोग सोए तो थे, पर फिर कभी जाग नहीं पाए। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक सोची समझी कत्लगाह थी। क्या आपको पता है कि हादसे से पहले ही खतरे की घंटियां बज चुकी थीं, लेकिन मुनाफे की हवस में कंपनी ने सुरक्षा के हर नियम की धज्जियां उड़ा दीं। कॉस्ट कटिंग के नाम पर मेंटेनेंस बंद थी, सेफ्टी सिस्टम सालों से जंग खा रहे थे और जो अलार्म लोगों की जान बचा सकता था उसे बंद कर दिया गया था। उस काली रात में जब लोगों की आंखों में जलन शुरू हुई और फेफड़े फटने लगे तो भागने का कोई रास्ता नहीं था। बात है 1984 की। भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी, नवाबों का शहर, झीलों का शहर। उस वक्त यहाँ की आबादी करीब 8 लाख थी। शहर के उत्तर में रेलवे स्टेशन के पास एक विशाल कारखाना खड़ा था, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। ये अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन की भारतीय शाखा थी, जो यहाँ कीटनाशक बनाती थी। नाम था 7, किसानों के खेतों को बचाने का वादा। लेकिन इसी कारखाने की अंदरूनी दीवारों के पीछे एक ऐसा जहर पल रहा था जो एक दिन पूरे शहर को निगल जाने वाला था। यूनियन कार्बाइड जब 1969 में भोपाल आई तो इसे शहर की तरक्की का प्रतीक माना गया। रोजगार मिला, उम्मीद मिली, लेकिन जो कोई नहीं जानता था वो ये था कि इस कारखाने में इस्तेमाल होने वाला रसायन मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC दुनिया के सबसे खतरनाक औद्योगिक रसायनों में से एक है। थोड़ी सी मात्रा भी इंसानी जान को मिनटों में खत्म करने के लिए काफी है, और इस जहर को भरे हुए टैंक सीधे उस बस्ती के नीचे जमीन में दबे थे जहां गरीब मजदूर, उनके बच्चे, उनके बूढ़े माँ बाप रहते थे। 1980 का दशक आया। कंपनी मुनाफे में नहीं थी, कीटनाशकों की बिक्री घट रही थी। अमेरिकी मुख्यालय से एक के बाद एक आदेश आ रहे थे, खर्च घटाओ, कर्मचारी हटाओ, मेंटेनेंस पर पैसा बर्बाद मत करो। धीरे धीरे उस कारखाने की सेफ्टी टीम को आधा कर दिया गया। जो सेफ्टी ट्रेनिंग कभी हफ्तों तक चलती थी वो घटाकर कुछ दिनों में समेट दी गई, और जो पाइप, वाल्व, गेज सालों से चरमरा रहे थे उन्हें बदलने के लिए बजट नहीं था। 3 बड़े सेफ्टी सिस्टम थे उस कारखाने में। पहला, रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जो MIC टैंकों को ठंडा रखता था ताकि गैस स्थिर रहे। जून 1984 में इसे बंद कर दिया गया। कंपनी का कहना था बिजली का खर्च बचाना है। दूसरा, फ्लेयर टावर, जो किसी लीक की स्थिति में गैस को जलाकर नष्ट कर सकता था। वो पाइप जंग से खराब हो चुका था, मरम्मत नहीं हुई थी। और तीसरा, स्क्रबर, जो गैस को रासायनिक घोल से निष्क्रिय कर सकता था, वो भी बंद पड़ा था क्योंकि उसमें रसायन भरना महंगा था। तीनों सेफ्टी सिस्टम एक साथ निष्क्रिय, और टैंक नंबर 610 में भरा था 42 टन MIC, जबकि नियम के अनुसार अधिकतम 30 टन ही भरा जाना चाहिए था। उस रात 2-3 दिसंबर 1984 की रात किसी तरह पानी उस टैंक में घुस गया। कुछ का कहना है ये लापरवाही थी, कुछ का कहना है जानबूझकर किया गया, लेकिन जो हुआ वो इतिहास का सबसे भयावह औद्योगिक हादसा बन गया। पानी और MIC की रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हुई। टैंक के भीतर तापमान बढ़ने लगा, दबाव बढ़ने लगा। रात के करीब 11 बजे कारखाने के एक ऑपरेटर को कुछ जलन महसूस हुई। उसने सुपरवाइजर को बताया। जवाब मिला, चाय पी लो, ठीक हो जाएगा। रात के 12 बजे गेज ने खतरे का स्तर दिखाया, लेकिन गेज खुद कई बार गलत रीडिंग देता था, इसलिए किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। और रात के 1 बजे टैंक 610 का वाल्व टूट गया। जो गैस निकली वो शांत रात की हवा में घुलती चली गई। कोई अलार्म नहीं बजा, कोई सायरन नहीं गूंजा, कोई पुलिस की गाड़ी शहर में नहीं दौड़ी कि भागो, बचो, जान बचाओ। बस एक सफेद बादल था जो जमीन के करीब फैलता जा रहा था। घनी ठंडी हवा में वो गैस मेघों की तरह बस्तियों पर उतर रही थी। जयप्रकाश नगर, चोला कैंप, रेलवे कॉलोनी, इन इलाकों में हजारों लोग सो रहे थे, और अचानक लोगों की आंखें खुली। जलन से, तकलीफ से, लगा जैसे किसी ने आंखों में मिर्ची झोंक दी हो। फिर खांसी शुरू हुई, फिर उल्टी, फिर सांस लेना मुश्किल हो गया। जो घरों से बाहर निकले उनके सामने एक डरावनी तस्वीर थी। गलियों में लोग गिर रहे थे, जानवर तड़प रहे थे, पक्षी मरकर जमीन पर आ रहे थे। उस रात भोपाल की सड़कें एक भयानक दृश्य बन गईं। लोग दौड़ रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था किधर दौड़ें। जिधर हवा थी उधर गैस थी। अस्पताल पहुंचे लोगों की लाशों के ढेर लग गए। डॉक्टर घबरा गए, उन्हें पता भी नहीं था कि किस गैस का असर हो रहा है, क्या इलाज करें। यूनियन कार्बाइड ने अस्पतालों को यह भी नहीं बताया था कि MIC के इलाज में क्या दिया जाए।
अगले 24 घंटों में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 2259 लोग मारे गए, लेकिन जो स्वतंत्र अनुमान है वो बताते हैं कि पहले कुछ दिनों में ही 8000 से ज्यादा लोगों की जान गई और अगले कुछ सालों में धीरे धीरे बीमारियों से, बच्चों की जन्मजात विकृतियों से, फेफड़ों के रोगों से कुल मिलाकर 25,000 से ज्यादा जिंदगियां इस त्रासदी ने ली। 5 लाख से ज्यादा लोग जहरीली गैस के संपर्क में आए और आज भी उस इलाके में उस रात का असर जीवित है, जमीन में, पानी में, बच्चों की आंखों में। और अब आइए सबसे कड़वे सवाल पर, इंसाफ। जब दुनिया भर की मीडिया ने भोपाल की तस्वीरें दिखाईं तो दिल पसीज गए। यूनियन कार्बाइड के सीईओ वॉरेन एंडरसन भारत आए और गिरफ्तार भी हुए, लेकिन कुछ घंटों में उन्हें जमानत दे दी गई। एक सरकारी विमान से उन्हें देश से बाहर जाने दिया गया। वो फिर कभी भारत नहीं लौटे। भारत सरकार ने उनके प्रत्यर्पण की मांग की, अमेरिका ने उसे ठुकरा दिया। 2014 में एंडरसन की मौत हुई, आरामदेह, सजा से बेदाग। 2010 में भोपाल के एक स्थानीय कोर्ट ने 7 भारतीय अधिकारियों को दोषी पाया और सजा दी महज 2 साल की। बाद में जमानत पर छूट गए। पीड़ितों को मुआवजा मिला। 1989 में यूनियन कार्बाइड ने $470 मिलियन दिए, लेकिन इतने बड़े पैमाने की तबाही के लिए प्रति पीड़ित परिवार को मिला सिर्फ $500 से $2000 के बीच। एक इंसानी जिंदगी की कीमत कुछ हजार रुपए। आज भी भोपाल के उस इलाके के भूजल में जहर है। वहां के बच्चे जन्म के साथ विकृतियां लेकर आते हैं, लेकिन वो पीने का पानी कहां से लाएं? कहां है इंसान?